आह आह आह, प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है। लगता है बच्चा जन्म लेने वाला है। मुझे महाराज को बताना होगा। पवित्रा डर से कराते हुए जैसे ही राजा के पास पहुंची, उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि राजा एक लड़की के साथ अजीब अवस्था में थे। महाराज, आप मुझसे प्रेम करते हैं, फिर भी आपने मुझे ठुकरा दिया और उस गरीब लड़की पवित्रा से विवाह कर उसे इस राज्य की महारानी बना दिया। अब वो माँ बनने वाली है। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती हूँ। मनिका, मेरे दिलों की मल्लिका। राजकुमारी, बस आज का इंतजार कीजिए। अरे, रानी पवित्रा से 2 जुड़वा राजकुमारियों का जन्म होने वाला है। उससे अपनी दोनों बेटियां छीन लूंगा और उसके बाद रानी को रास्ते से हटा दूंगा और तुम्हें इस राज्य की रानी बना दूंगा। क्या सच में महाराज? हाँ, क्यों नहीं। अरे, इतने दिनों से मैं इसी पल का तो इंतजार कर रहा हूँ। उन राजकुमारियों का वही होगा जो मैंने सोचा है। वो रहस्य कोई नहीं जान पाएगा। रानी पवित्रा ये सब सुनकर सुन्न हो जाती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये क्या सुन लिया मैंने? महाराज ने मुझे धोखा दिया। मेरी मासूम बच्चियों के साथ वो क्या करने वाले हैं? नहीं, मैं उन्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगी। मुझे अभी यहाँ से भागना होगा। पवित्रा भागने की कोशिश करती है, तभी अचानक उसके पेट में तेज दर्द उठता है। लगता है मेरा बच्चा अब इस दुनिया में आने वाला है। इस हालत में मैं कैसे भागूं? लेकिन मुझे किसी भी हाल में यहाँ से निकलना ही होगा। पवित्रा डर सहते हुए आगे बढ़ती है। ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पवित्रा जमीन पर गिर पड़ती है। रानी की चीख पे राजा भी वहाँ आ जाते हैं। महाराज, 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 लगता है कि रानी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है। राजकुमारियां अब जन्म लेने वाली हैं। जल्दी से वैद्य जी को बुलाना होगा। हाँ, तो ठीक है, जाओ, जल्दी से दाई माँ को बुला कर लाओ, जाओ। थोड़ी ही देर में दाई माँ आती है और रानी पवित्रा 2 सुंदर जुड़वा राजकुमारियों को जन्म देती है। बच्चियों को देखते ही राजा सुजीत के चेहरे पर खुशी की मुस्कान फैल जाती है। हाँ, जैसा भविष्यवाणी में कहा गया था, बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब बस आज का इंतजार है और कल सब खत्म। तभी रानी पवित्रा राजा की उस ठंडी मुस्कान को देख लेती है। मैं समझ गई महाराज, आप क्या सोच रहे हैं। अब मुझे किसी भी तरह अपनी बच्चियों को लेकर यहाँ से भागना होगा। मैं अपनी बेटियों को आपकी साजिश का शिकार नहीं बनने दूंगी। रानी पवित्रा अपनी दोनों मासूम बच्चियों को सीने से लगा लेती है। रात होते ही यही सोई मौका है, मुझे अभी निकल जाना चाहिए। पवित्रा अपनी दोनों बच्चियों को उठाकर महल के पीछे वाले द्वार से चुपचाप निकल जाती है और गांव की ओर चली जाती है। थोड़ी दूर जाकर वो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। मैं इस गांव में भी नहीं रह सकती, सब मुझे पहचानते हैं। अब मुझे किसी और गांव जाना होगा। पहले थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, फिर निकल जाऊंगी। फिर वो बच्चियों को सीने से लगाकर बैठ जाती है और उसकी आंख लग जाती है। उसी समय दूर से आता हुआ हरिंदर ये दृश्य देख लेता है। अरे 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 अरे, ये तो महारानी और राजकुमारियां हैं। हाँ, यानी कि महारानी महल छोड़कर यहाँ आ गईं। अगर मैं इनमें से एक राजकुमारी को ले लूं, तो भविष्यवाणी के कारण मैं बहुत अधिक धनवान बन सकता हूँ।
ऐसा मौका मैं भला कैसे छोड़ सकता हूँ। रुक जा। फिर हरिंदर चुपचाप पास आता है और एक मासूम राजकुमारी को उठा लेता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। सुबह होते ही पवित्रा की आँख खुलती है। नहीं नहीं, ये क्या हो गया? मेरी बच्ची कहाँ गई? हाँ, किसने मेरी बच्ची को चुरा लिया है? हे भगवान, ये क्या हो गया? पवित्रा पागलों की तरह झाड़ियों, रास्तों और हर जगह बच्ची को ढूंढती है। वह फूट फूट कर रोने लगती है। उधर राजमहल में एक सैनिक भागता हुआ राजा सुजीत के पास आता है। क्या हुआ? महाराज, सुबह जब मैं कक्ष में गया तो ना तो रानी थी और ना ही एक भी राजकुमारी। ये कैसे हो सकता है बेवकूफ? मैंने पहरा देने के लिए कहा था, सोने के लिए नहीं। ये क्या किया तुमने? महाराज, मैंने हर जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। पूरे राज्य में चप्पा चप्पा छान मारो। मुझे किसी भी कीमत पर मेरी दोनों राजकुमारियां चाहिए, समझ गए? जाओ। फिर सभी सैनिक राजमहल से बाहर निकल पड़ते हैं। इतने में ही राजकुमारी मनिका वहां आ जाती है। ये क्या हो गया? अब क्या होगा महाराज? हाँ, कुछ नहीं होगा। बस उस राजकुमारी को हमें किसी भी कीमत पर लाना है और हम उसे यहाँ लेकर आएंगे। उसके बाद हम दोनों विवाह कर लेंगे। फिर राजा सुजीत गुस्से में आग बबूला होकर वहां से निकल पड़ता है और सब जगह ढूंढने लगते हैं। तभी राजा सुजीत पवित्रा के पास आ जाता है। अच्छा, तो यहाँ हो तुम? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोनों बच्चियों को लेकर राजमहल से भागने की? ये क्या हरकत है? और ये क्या, तुम्हारे पास एक ही बच्चा है? हमारी एक राजकुमारी कहाँ चली गई? कहाँ है वो? मेरी एक बच्ची किसी ने चुरा ली है और ये बच्ची आपको नहीं दूंगी। मैंने आपकी और उस राजकुमारी की सारी बातें सुन ली है। आप दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं और मेरी दोनों बच्चियों के साथ कुछ गलत करने वाले थे। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। अच्छा, तो तुम्हें पता चल गया, लेकिन अब तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। लाओ, अब इस बच्ची को दे दो हमें। अरे लाओ, दो हमें। लाओ, जब और चल तू चल। फिर राजा सुजीत अपनी मासूम राजकुमारी को छीन लेता है और रानी पवित्रा को घसीटते हुए राजमहल ले आता है। सैनिकों, देख क्या रहे हो? ले जाओ रानी पवित्रा को और इसे कारागार में बंद कर दो। ले जाओ इसे। तभी मनिका आ जाती है। देखो तो, इस भिखारिन की हिम्मत कैसे हो गई हमारे इतने दिनों के इंतजार को खत्म करने की। तुम कभी खुश नहीं रहोगी राजकुमारी। तुमने मेरा घर उजाड़ा है। तुम्हारी वजह से मेरी मासूम बच्चियां मुझसे दूर हो गई और मेरा पति मुझसे प्रेम नहीं करता। तुम कभी खुश नहीं रहोगी। चुप हो जाओ। फिर सैनिक रानी पवित्रा को लेकर वहां से चला जाता है। अब इस राजकुमारी की परवरिश रानी मनिका तुम करोगी। महाराज, मैं इसकी परवरिश क्यों करूं? मैंने इसे जन्म नहीं दिया। चिंता क्यों करती हो? बस 18 वर्ष तक इसकी परवरिश करो ना। उसके बाद तो हमने जो सोचा है वो होकर ही रहेगा। पर महाराज, आपने तो 2 राजकुमारियों की बात की थी। एक राजकुमारी से क्या होगा? चिंता मत करो। हम अपनी दूसरी राजकुमारी को भी ढूंढ रहे हैं और हमारे पास 18 वर्ष का समय है। 18 वर्ष होते होते हमें दूसरी राजकुमारी को भी ढूंढना होगा। ठीक है महाराज, राजकुमारी को तो मैं राजमहल में रखूंगी, लेकिन कभी इसे राजकुमारी वाला सुख नहीं दूंगी ताकि ये आपकी बात माने।
हाँ, तुम्हें जैसा मन चाहे वैसा रखो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये तुम्हारे ऊपर है। फिर ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता है और देखते ही देखते 18 साल बीत जाते हैं। वही राजकुमारी रोहिणी से दिन रात घर के काम करवाए जाते हैं। राजकुमारी होने के बावजूद ना उसे ढंग के कपड़े मिलते हैं और ना ही आराम। एक दिन राजकुमारी रोहिणी सोई रहती है। अरे, तो कब तक सोई रहोगी? जाओ, जितने भी मेरे गंदे कपड़े हैं सब तुम्हें ही धोने हैं। पर माँ, इतनी तो दासियाँ है, आप किसी को कह दीजिए, वो कर देगी। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। भूल गई क्या? जब से तू इस महल में आई है, मेरा कपड़ा तुम्हारे सिवा कोई नहीं धोता। रानी का कपड़ा अगर दासी धोएगी तो मेरी शान में कमी आएगी। इसीलिए मेरा कपड़ा तुम राजकुमारी होकर ही धोओगी। राजकुमारी कहाँ हूँ माँ? राजकुमारी होते हुए भी मैं तो नौकरानी का जीवन जी रही हूँ। अच्छा, तो अब तू मुझे जवाब देने लगी है? रुक जा, अभी बताती हूँ। मनिका रोहिणी को बुरी तरह मारती है और उसे लहूलुहान कर देती है। बस करो माँ, मुझे मत मारो। मैं आपके सारे काम कर दूंगी। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो माँ। अगर अगली बार मुझसे जवाब देने की कोशिश की ना, तो तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दूंगी। इतने में ही राजा सुजीत वहाँ आ जाता है। हाँ, क्या कर रही हो मनिका? चलो, मेरे लिए कपड़े निकाल दो, हमें स्नान करना है। महाराज, मैं अभी आ रही हूँ। रानी मनिका राजा सुजीत के साथ वहाँ से चली जाती है। बहुत हो गया, मुझसे अभी जिंदगी बर्दाश्त नहीं होती। फिर रोहिणी महल के पीछे के दरवाजे से चोरी छुपे निकल जाती है और घने वन की ओर चली जाती है। आज कितने दिनों बाद मैं इस वन में निकली हूँ, नहीं तो इस जंगल में आने में तो वर्षों बीत जाते हैं। अब मैं कभी राजमहल वापस नहीं जाऊंगी। रोहिणी आगे बढ़ती है कि तभी उसे एक झोपड़ी से चीखने की आवाज सुनाई देती है। इतने घने जंगल में इस झोपड़ी से इतनी चीखने की आवाज क्यों आ रही है? मुझे जाकर देखना चाहिए। रोहिणी झोपड़ी के अंदर झांकती है। अंदर एक लड़की फूट फूट कर रो रही होती है। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, भगवान के लिए मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तुम कौन हो और इस तरह रो क्यों रही हो? मैं अपने ही घर में बंद हूँ। मेरे पिता ने मुझे यहाँ कैद कर रखा है। वो मुझे कभी झोपड़ी से बाहर ही नहीं जाने देते। मुझे बाहर निकालो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं निकाल सकती। कहीं तुम कोई जादूगरनी या कोई भरम जाल तो नहीं हो? इस तरह तो किसी डायन या बुरी शक्ति को कैद किया जाता है। नहीं, मैं कोई बुरी शक्ति नहीं हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह एक साधारण सी लड़की हूँ। पता नहीं मेरे पिताजी मुझे घर से बाहर क्यों नहीं जाने देते हैं। मुझे एक दिन का वक्त दो, मैं कल आकर तुम्हें यहाँ से पक्का ले जाऊंगी। अभी मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। तुम तो राजकुमारी हो ना, तुम ऐसा नहीं कर सकती। माया रोते रोते जमीन पर गिर जाती है, लेकिन रोहिणी उसकी मदद नहीं करती और वहाँ से राजमहल की ओर लौटने लगती है। तभी सामने मनिका खड़ी मिलती है। तुम कहाँ गई थी कमबख्त? मैंने तुम्हें महल से बाहर निकलने के लिए मना किया था, फिर तुम बाहर क्यों गई? मुझे माफ कर दो माँ, मेरा दम घुटने लगा था महल में, इसीलिए सोचा थोड़ी ताजी हवा खाकर आ जाओ। अब मैं कभी बाहर नहीं जाऊंगी। तभी राजा सुजीत वहाँ आ जाते हैं।
अगर आज के बाद फिर कभी बाहर गई तो तुम्हारी दोनों टांगें तोड़ दूंगा मैं, समझ गई? माफ कर दीजिए पिताजी, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। इतने दिनों से इसे मारा नहीं है, इसलिए ये सिर चढ़ गई है। रुकिए, अभी बताती हूँ। मनिका रोहिणी को बुरी तरह मारने लगती है और उसे घसीटते हुए एक कमरे में बंद कर देती है। देखिए महाराज, अब तो 2-3 दिन में इसके 18 वर्ष भी पूरे होने वाले हैं और अभी तक दूसरी राजकुमारी भी नहीं मिली। अब हम क्या करेंगे? चिंता मत करो, मैं दूसरी राजकुमारी को ढूंढ रहा हूँ और वो बहुत जल्दी मिल जाएंगी। अरे हम ढूंढ लेंगे उसे। हाँ। वही दूसरी तरफ जंगल की झोपड़ी में माया फूट फूट कर रो रही होती है। तभी हरिंदर वहाँ आ जाता है और माया को 2 जोरदार थप्पड़ मार देता है। मैंने क्या कर दिया? आप मुझे क्यों मार रहे हो? अरे मैंने दूर से देखा था, तुम राजकुमारी से मदद मांग रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजकुमारी से मदद मांगने की? हैं? आप मुझे कभी बाहर नहीं निकलने देते, तो मैं किसी से मदद तो मांगूंगी ना। अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता। अरे मुझे तुम्हें कहीं और ले जाना होगा। तुमने राजकुमारी से मदद मांगी है, अब वो जरूर आएंगी। हाँ? नहीं, आप मुझे कहीं नहीं ले जा सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते हो। अरे चल तू चल, चल चल। इतना कहने के बावजूद हरिंदर माया को घसीटते हुए जंगल के बहुत दूर एक और झोपड़ी में ले जाकर बंद कर देता है। अब यहाँ पर राजकुमारी कभी नहीं आ पाएंगी और तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाओगी, समझ गई? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो पिताजी? जब से मैं बड़ी हुई हूँ, आपने मुझे कभी बाहर की दुनिया क्यों नहीं देखने दी? आखिर कोई पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? ओले ओले मेरे बेटे, मेरा बच्चा। अरे बेटा, तुम तो मेरी किस्मत की चाबी हो। अरे तुम्हारी वजह से ही मेरी किस्मत खुलने वाली है। मैं बहुत बड़ा धनवान बनने वाला हूँ। अगर मैं तुम्हें खुला छोड़ दूंगा और तुम भाग गई तो बेटा जी, मेरी इतने सालों की मेहनत क्या होगा उसका? उस पे तो पानी फिर जाएगा ना। अब तुम यहाँ रहो, मैं आता हूँ, है ना बेटा जी? हरिंदर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही 2 दिन और बीत जाते हैं। राजमहल में रोहिणी दिन रात काम करती रहती है, लेकिन उसकी आंखों में गहरी परेशानी साफ दिखाई देती है। मुझे क्या हो गया है? 2 दिन बीत गए, लेकिन उस लड़की के आंसू मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहे। मुझे उसकी मदद करनी ही होगी। अंधेरी रात में रोहिणी चोरी छुपे राजमहल से निकल पड़ती है और जंगल की ओर चल देती है। कुछ ही देर में वह उस झोपड़ी के पास पहुंच जाती है और झोपड़ी में झांक कर देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। अरे ये क्या? झोपड़ी में तो कोई नहीं है। वो लड़की कहाँ जा सकती है? उसने मुझसे मदद मांगी थी और मैंने उस बेचारी की मदद भी नहीं की थी। पता नहीं वो किस हालत में होंगी। रोहिणी बहुत परेशान हो जाती है और फिर राजमहल वापस आ जाती है। ऐसे ही एक दिन बीत जाता है। अगली सुबह रोहिणी अपने कक्ष में बैठी बहुत परेशान रहती है। मुझे क्या हो गया है? उस लड़की की याद मुझे इतनी क्यों सता रही है? तभी हरिंदर माया को घसीटते हुए राजमहल में लेकर आता है। ओहो, क्या है ये? अरे 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 बस, ये क्या है हरिंदर? ये तुम किसे लेकर आए हो? कौन है ये? महाराज, आप दूसरी राजकुमारी को ढूंढ रहे थे ना? मैं आपकी दूसरी राजकुमारी को लेकर आ गया हूँ।
यही हैं आपकी दूसरी राजकुमारी। ओ, तो क्या सच में तुम मेरी दूसरी राजकुमारी को लेकर आए हो? बिल्कुल महाराज, और इसे मैंने पूरे 18 वर्षों तक छुपा कर रखा है, इसीलिए मुझे पूरा इनाम मिलना चाहिए, तभी मैं ये राजकुमारी आपको दूंगा। हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं, तुमने मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी लाई है। सैनिकों, जाओ एक मटके में भरकर सोने के सिक्के लाकर इसे दे दो। लाओ। कुछ देर में सैनिक एक मटका भरकर सोने के सिक्के लाता है और हरिंदर के हाथ में दे देता है। महाराज 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 आज तो मैं बड़ा खुश हो गया। ये रही आपकी लड़की। चलिए अब मैं जाता हूँ, कृपा बनाए रखिएगा महाराज। धन्यवाद धन्यवाद। तभी वहाँ मनिका आ जाती है। महाराज, ये तो सच में हमारी मनोकामना पूरी हो गई। अब जल्दी से इसकी बलि दे दीजिए। इतने में पीछे से रोहिणी दौड़ कर आती है। ये मेरी बहन है पिताजी, आप मेरी बहन की बलि नहीं दे सकते। आपने मुझे इतने दिनों तक नहीं बताया कि मेरी कोई बहन भी है। अब तुम दोनों हमारी पुत्रियां नहीं हो, बल्कि मेरे तकदीर की चाबी हो, चाबी। एक तांत्रिक महाराज ने मुझे बताया था कि अगर मैं एक गरीब लड़की से विवाह करूं और उसकी दोनों बेटियों की बलि दूं, तो पूरे 18 साल बाद तुम दोनों के अंदर एक अद्भुत शक्ति जागेगी और मैं बन जाऊंगा सर्वशक्तिशाली। मेरे राज्य में, मेरी देह में, मेरी सत्ता में कभी किसी शक्ति की कमी नहीं रहेगी। मैं हो जाऊंगा सर्वशक्तिशाली। आप एक पिता होकर इतना बड़ा अपराध कैसे कर सकते हो? मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि कोई पिता अपनी ही बेटियों के साथ ऐसा कर सकता है। चुप हो जाओ नालायक लड़की, तुम्हारी वजह से ही मैंने अपने प्रेमी का विवाह तुम्हारी माँ से करवाया था, लेकिन अब नहीं, अब तुम दोनों की बलि देकर ही मैं चैन लूंगी। राजा सुजीत आगे बढ़कर ठंडे स्वर में बोलता है। तांत्रिक महाराज ने साफ कहा था कि इन दोनों की बलि इनकी माँ के हाथों से दी जाए। ए सैनिकों, जाओ रानी पवित्रा को तुरंत यहाँ लेकर आओ। ये सुनकर रोहिणी कांप उठती है। क्या मेरी माँ जिंदा है और आपने इतने दिनों तक हमें बताया तक नहीं? ओहो, चुप हो जाओ तुम कुछ नहीं कर सकती हो। अब जो होने वाला है उसे कोई नहीं रोक सकता। कुछ ही देर में सैनिक रानी पवित्रा को वहाँ से ले आते हैं। जैसे ही पवित्रा अपनी दोनों बेटियों को देखती है, वो दौड़कर उन्हें अपने सीने से लगा लेती है। क्या आप सच में मेरी माँ हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी माँ जिंदा है। माँ, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि आप हमारी माँ है। हाँ बेटियों, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। बचपन में तुम मुझसे बिछड़ गई थी और आज तुम्हें इस हालत में देखकर मेरी आंखें भर आई है। राजा सुजीत गुस्से में चिल्लाता है। बस बहुत हो गया ये नाटक, जल्दी करो और अपने ही हाथों से अपनी दोनों बेटियों की बलि दो, ताकि मेरी शक्तियां जागे और मैं और ताकतवर सर्वशक्तिशाली हो जाऊं, सबसे ऊंचे पद तक पहुंच सकूं, सम्राट बन सकूं। जल्दी करो। हाँ, जल्दी करो, मुझे और इंतजार नहीं करना। फिर मनिका एक खंजर उठाकर रानी पवित्रा के हाथ में थमा देती है। मैं आपके राज्य से, आपकी जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी।
लेकिन भगवान के लिए मुझ पर ऐसा जुल्म मत करिए। ओ, बस बहुत हो गया। इस दिन के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। मैंने तुम जैसी गरीब से विवाह किया, अपनी बेटियों को पागलों की तरह ढूंढा, और अब उनकी बलि देकर ही महान बनूंगा मैं। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार दूंगा। वैसे भी तुम्हारी बेटियां तो मरेंगी ही, और बाकी की प्रजा भी। ठीक है, मेरे परिवार वालों को कुछ मत करना। तो जल्दी करो, इन दोनों को जान से मारो, बलि दो इनकी। माँ, आप हमें मार दीजिए। ऐसे पिता की शक्ल देखने से भी मुझे नफरत है, जो अपनी ही बेटियों को मारना चाहता है। हमने तो अब तक नरक जैसी जिंदगी जी है माँ, आप हमें जान से ही मार दीजिए। दोनों बहनें एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती है। काश हमें थोड़ा और वक्त मिलता तो हम एक दूसरे को अच्छे से जान पाते। हाँ, शायद तब हमारे बीच कोई रिश्ता बन पाता। आज पता चला कि हमें बहनें हैं, लेकिन आखिरी बार ही सही हाथ पकड़कर अलविदा कह लेते हैं। दोनों बहनें गले लग जाती है। जैसे ही उनके आंसू जमीन पर गिरते हैं, अचानक उनके हाथों से तेज रोशनी निकलती है। राजा सुजीत चीखते हुए पीछे गिरता है और उसी वक्त उसकी मृत्यु हो जाती है। ये क्या हुआ? हमारे हाथों से ये रोशनी कैसे निकली और पिताजी की मृत्यु कैसे हो गई? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी वहां कुलगुरु आते हैं। तुम दोनों अत्यंत प्रिय आत्माएं हो। तुम्हारी शक्तियां जाग चुकी हैं। तुम्हारे पिता को ये पहले से पता था कि उनकी संतान दिव्य शक्तियों से युक्त होगी, इसीलिए वो तांत्रिक के बहकावे में आ गए। वो तुम्हारी शक्ति सहन नहीं कर पाए, इसी कारण उनकी मृत्यु हो गई। उधर मनिका भागने की कोशिश करती है। सैनिकों, रानी मनिका को पकड़ो और इसे काल कोठरी में बंद कर दो। इसने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया है। सैनिक मनिका को घसीटते हुए ले जाते हैं। गुरुदेव, भले ही मेरे पति ने कितना भी पाप किया हो, लेकिन मैं उन्हें इस तरह मरते नहीं देख सकती। मैं उनका अंतिम संस्कार करना चाहती हूँ। अवश्य, और अपनी दोनों पुत्रियों की शक्तियों का उपयोग गरीबों और दुखियों की सेवा में करना। हाँ गुरुदेव, मैं अपनी शक्तियों से हमेशा सबकी मदद करूंगी और गरीबों और दुखियों की सेवा करूंगी। हाँ गुरुदेव, हमने जितने भी कष्ट सहे हैं और मेरी माँ ने जो दुख झेले हैं, हम तीनों मिलकर वचन देते हैं कि कभी किसी को इतना कष्ट नहीं सहने देंगे। मेरी दोनों बेटियां कितनी समझदार हो गई है। इतने दिनों की तपस्या सफल हो गई। उस दिन के बाद रानी पवित्रा राज्य की महारानी बनती है और दोनों राजकुमारियां